नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चले रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म हुए आज बुधवार को 1 साल पूरा हो गया है। इस खास अवसर के 1 साल पूरा होने से पहले केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों ने उत्साह के साथ जश्न मनाया। 5 अगस्त को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कमी नहीं दिखी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे की पहली वर्षगांठ से पहले पाकिस्तान की ओर से किए गए प्रयासों को खारिज करते हुए कश्मीरियों ने हंदवाड़ा जिले में बंगस आवाम मेले का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। इस वार्षिक समारोह में कुपवाड़ा, तंगधार और हंदवाड़ा के सैकड़ों गुजरों, बकरवाल और अन्य कश्मीरी लोगों की भागीदारी देखी गई। इसी तरह श्रीनगर में 5 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता रुमीसा रफीक ने अनंतनाग के लाल चौक पर तिरंगा लहराकर तिरंगे को सलामी दी। बरसों से जो लड़ाई हमारे महापुरुष लड़ रहे थे कि ये जो जबरदस्ती जम्मू कश्मीर पर धारा 370 थोपी गई थी, 35A थोपी गई थी, उससे हमें छुटकारा मिले। इसके लिए हमारे पुरुषों ने प्रजा परिषद के समय, जनसंघ के समय, फिर भारतीय जनता पार्टी के समय कार्यकर्ताओं ने प्रताड़नाएं भी सही हैं और उन पर अत्याचार भी हुए थे। उनको जेलों में ठोका गया था और कई दिन भूखे भी रखा गया था। लेकिन ये जो विचारधारा थी कि हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में 370 हो, जैसे पूरे देश भर में सारे कानून एक समय लागू होते हैं, एक विधान एक निशान एक प्रधान के नाते हमें भी उसी कैटेगरी में रहना चाहिए। लेकिन एक प्रधान एक निशान एक विधान हो, उसकी जंग जो हमारे पुरुषों ने लड़ी थी, आज वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। हम नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी का, उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने धारा 370 35A के से जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात दिलाई। 370 हटने के बाद से जो बेनिफिट हुआ है वो बेसिकली डेवलपमेंट पे हुआ है। पहले तो वेस्टेड इंटरेस्ट होते थे पॉलिटिशियंस के, अब तो खैर इन्होंने जो एक सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाई है कि पूरे का पूरा वन नेशन एंड ग्रोथ पैटर्न विल बी सेम फॉर द एंटायर नेशन। उसके अलावा बेसिकली जो डोमिसाइल का इन्होंने किया ऑनलाइन सिस्टम, दैट इज़ वेरी नाइस। और उसके अलावा भी जैसे इन्होंने अपना सिटीजनशिप का जो राइट दिया लोगों को, JNK में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं वेस्टर्न पाकिस्तान के, अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिली हुई थी, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक सकारात्मक कदम है गवर्नमेंट की तरफ से जो लिया गया है। तो लगता है कि काफ़ी काम हुआ है 370 हटने के बाद काफ़ी काम हुआ है, ठीक है ना। और धीरे धीरे दे आर जस्ट करप्शन को भी कर्ब कर रहे हैं ये लोग, सो दैट की जो पहले गलत चीज़ें होती थी सिस्टम के अंदर तो वो हट गई हैं अब, तो इससे डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है स्टेट को। सर, जब से 370 हटी है, हम जम्मू वासियों को, हम यहाँ के लोकल हैं, हमें बेनिफिट मिला है। सबसे पहला बेनिफिट ये मिला है कि जो हमारी सिस्टर थी, जैसे बहन थी, जब उसकी शादी हो जाती थी तो उसके बाद उसको यहाँ पे कोई हक नहीं था ज़मीन वगैरह लेने का। अब वो हक वो आराम से ले सकती है, यहाँ ज़मीन वगैरह ले रही है। अब ये सबसे बड़ा हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि एक भाई रक्षाबंधन का त्यौहार था, मेरी बहन को अगर ये बड़ा तोहफा मिला है सर 370। और जो जिस तरह से रिफ्यूजीज थे उनको 70 साल से सिटीजनशिप नहीं था, आपको लगता है कि वो भी हुआ है और काफ़ी बिल्कुल रिफ्यूजियों को भी, किस तरह का यंगस्टर को गवर्नमेंट से होप तो बहुत है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बहुत आने का चांस बना है और कुछ चल भी रहा है प्रोग्राम। अब पूरा कोरोना के दौर में थोड़ा सा काम रुक गया है, ये तो पहले तो बहुत सिस्टम बहुत अच्छा शुरू हो गया था। तो हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा जल्दी से जल्दी ग्राउंड लेवल पे अपना। तो लगता है कि 370 हटने से जो है लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ जम्मू के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको एक आस जगी है। पहले सिर्फ चंद लोग ही गवर्नमेंट नौकरी ले सकते थे या कोई बिजनेस में अपना सहयोग कर सकते थे। अब आम जो छोटे लोग हैं उनको बहुत उम्मीद बनी है कि 370 हटने के बाद हम पूरी तरह से भारत के साथ, जो हिंदुस्तान है हमारा, उनके साथ हम। आज 1 वर्षगांठ पूरी है, पहली वर्षगांठ है 370 हटते हुए। बहुत खुशी का दिन है आज। जिस तरीके से आज पूरा हिंदुस्तान जो है खुश है। आज पता लगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का जो है अभिन्न अंग बन गया हुआ है। बात रही कि 370 हटने से हमें क्या क्या फायदे हुए, सबसे ज़्यादा फायदे जो है वाल्मीकि समाज को हुए हैं। उसके बाद आप चाहे देखिए रिफ्यूजी जो 70 सालों से जिनको यहाँ का नागरिक नहीं माना जाता था, वो आज यहाँ के नागरिक बन गया है। और
काफ़ी अच्छा लग रहा है कि 370 हट गया हुआ है। कुछ लोग जो हैं इसका अपोजिशन कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए इस चीज़ को कि 70 वर्षों से जो पिछड़े वर्ग थे तो आज उनको उनका हक मिला, इंसाफ मिला हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा। और इसी बीच पंजाब से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। आपको हम जानकारी दे दें कि शराब त्रासदी को लेकर 2 विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं डीजीपी की तरफ से। एसआईटी की दोनों टीमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में इस मामले की जांच करेंगी। बता दें कि शराब त्रासदी में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इस मसले पर राज्य में सियासत काफी गरमाई हुई है और इस पूरे मामले को लेकर अब दिनकर गुप्ता ने तेजी दिखाई है। उन्होंने 2 टीमें गठित की हैं। एसआईटी की ये दोनों टीमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ईश्वर सिंह के नेतृत्व में इस मामले की जांच करेंगी। आपको हम जानकारी दे दें कि जहरीली शराब पीने से राज्य में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। यहां तक कि खुद कांग्रेस के ही 2 नेताओं ने, जिसमें विधायक और सांसद शामिल है, उन्होंने तक आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो ये पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां जहरीली शराब मामले में अब एक दो टीमों का गठन किया गया है। एसआईटी की 2 टीमों का गठन किया गया है जो कि अब आगे इस पूरे मामले की जांच करेंगे। चलिए अपनी खबर पर हम लौटते हैं और आपको हम जानकारी दे रहे थे कि 5 अगस्त यानी कि आज धारा 370 को हटे हुए पूरा 1 साल हो गया है और आज जम्मू कश्मीर में अलग सा ही नजारा देखने को मिला। हालांकि कई लोगों की तरफ से विरोध भी किया गया। कुछ ऐसे अलगाववादी नेता थे जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से तमाम तरह का जो विरोध है वो अपना दर्ज करवाया। वहीं कहीं कहीं जगह जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम भी हुए हैं। आज कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धारा 370 हटने की खुशी लोगों में नजर आई। लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने धारा 370 को हटना काफी अच्छा बताया है। 1 साल पूर्ण होने पर काफी खुशी भी जाहिर की और यह भी कहा कि अब विकास की राह पर जम्मू कश्मीर जा रहा है। हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव जम्मू कश्मीर से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, मैं जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी, किस तरह का माहौल आज देखने को मिला? धारा 370 को हटे हुए 1 साल हो गया है। जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ जाएं? ये देखिए, लोग खास से खुश हैं क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है और खास करके रेफ्यूजी जो है 1947 और 71 के जो रेफ्यूजी हैं उनको करीब 1.5 लाख से ऊपर के जो परिवार थे उनके लिए खासी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, लेकिन अब उनकी मुसीबतें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। वहीं इसी प्रकार कहें तो वाल्मीकि समाज और गोरखा समाज, ये दोनों समाज भी बिल्कुल पिस के रह चुके थे। खास करके स्टेट सब्जेक्ट जो पीआरसी वाला इशू था, जो धारा 370 के तहत लोगों को बनवाना पड़ता था, लेकिन जो वाल्मीकि समाज था उसको तब लेकर आया गया जब जम्मू कश्मीर के अंदर महामारी फैली थी और उनको ये भी कहा गया कि आपको सारे राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन वो भी जद्दोजहद करते रहे। उनको भी किसी प्रकार की जो है वहां उनको राहत नहीं मिली। कई बच्चों ने अपने जो है कहें तो किसी ने डॉक्टरी की, किसी ने आईएएस की तैयारी की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती थी सिवाय पीआरसी के। तो अब उनके लिए बड़ी राहत की बात है। आज ये सभी परिवार जो हैं खासे खुश नजर आए और भाजपा की तरफ से भी जम्मू के अंदर कई जिलों के अंदर और कई संभागों में जश्न का माहौल था और उन्होंने कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित भी किए और कई इलाके ऐसे थे जहां पर भाजपा की तरफ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं, जिनको 15 साल जम्मू कश्मीर में रहते हुए हो गया है, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है वो उस समय दिए गए। तो ये कुल मिलाकर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में लोग खासे खुश हैं और कहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर लोग जो हैं विरोध का कुछ लोग विरोध का जो है अपनी आवाज कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर। हालांकि लोग जो हैं वहां पर भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन अलगाववादी और आतंकवाद प्रस्त जो इलाके हैं वहां पर ये चीजें नहीं हुई हैं। वहां पर सोशल मीडिया पर विरोध का जो है दर्ज किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भगवान रामलला की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही पूरे देश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उधर राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की। अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर अपने पद की गरिमा का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा यह दिन हिंदुत्व की जीत और लोकतंत्र के साथ साथ सेक्युलरिज्म की हार का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह आज भावुक थे। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि मैं भी उतना ही भावुक था क्योंकि मैं नागरिकों की सहभागिता और समानता में यकीन रखता हूं। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मैं इस वजह से भावुक हूं क्योंकि वहां 450 वर्षों तक मस्जिद खड़ी थी। तो ये तमाम बातें आज AIMIM चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई। हम आपको बता दें कि पहले भी 2 दिन पहले भी उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था ओवैसी की तरफ से, और राम मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रधानमंत्री पर उन्होंने तंज कसा था, ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि एक पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि वे किसी एक धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस बीच आज राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने अपनी भड़ास एक बार फिर से निकाली है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि यह दिन हिंदुत्व की जीत का हो सकता है लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ सेक्युलरिज्म की हार का भी ये दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि वह आज भावुक थे और इस पर ओवैसी ने कहा है कि मैं भी उतना ही भावुक था क्योंकि मैं नागरिकों की सहभागिता और समानता में यकीन रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं इस वजह से भावुक हूं क्योंकि वहां 450 वर्षों तक मस्जिद खड़ी थी। हम आपको बता दें कि लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आज एक प्रेस वार्ता की राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर, और इस प्रेस वार्ता में ये कहा गया है, उन्होंने अपनी कौम के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपना दिल मत तोड़िए, वहां पर ये हम मानते हैं, हमारा ये विश्वास है कि वहां पर मस्जिद थी और वहां पर मस्जिद ही रहेगी। साथ ही उन लोगों ने, उनकी तरफ से ये बयान भी आया है कि अपना दिल मत तोड़िए, वक्त एक जैसा नहीं रहता है, कभी ना कभी वक्त जरूर बदलेगा। तो ये तमाम बातें कही गई हैं AIMPLB के अध्यक्ष की तरफ से। इसके अलावा AIMIM चीफ के अज़दुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि भारत एक सेक्युलर देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर अपने पद की गरिमा का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि यह दिन हिंदुत्व की जीत का हो सकता है लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ सेक्युलरिज्म की हार का भी ये दिन है। इस मसले पर चर्चा के लिए AK मिश्रा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK मिश्रा जी, एक बार फिर अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपनी भड़ास निकाली है, आग उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के साथ साथ सेक्युलरिज्म की हार का दिन है। मैम देखिए, अगर सेक्युलरिज्म की हार का नहीं, सेक्युलरिज्म की जीत का दिन है। आप दुनिया के इतिहास में बता दीजिए कि सबसे बढ़िया सेक्युलरिज्म की डिफिनीशन ये है जहाँ पे हर आदमी के साथ न्याय हो, हर आदमी का पेट भरा हो, हर आदमी को सुरक्षा की गारंटी हो। राम राज्य के कंपैरिजन में कहीं पे भी रहा हो, बता दीजिए। विदेशों में भी ये कल्पना की जाती है कि अगर शासन प्रशासन हो तो राम राज्य जैसा। रही बात ओवैसी साहब की, तो अब रस्सी जल गई है, ऐठन बाकी रह गई है। उन्होंने जो ये बोला कि बाबरी मस्जिद थी, रहेगी, ठीक है, बाबरी मस्जिद थी पास्ट में, बाबरी मस्जिद रहेगी लेकिन इतिहास में रहेगी। प्रत्यक्ष जो है फिजिकल वे में नहीं रहेगी, इतिहास में रहेगी। तो उनको बोलने दीजिए। राम के ऊपर हमेशा से ही प्रश्न जो है लोगों ने उठाया है और ये 70 सालों से भी बहुत सारे नेता वगैरह उठा रहे थे। अब सारे लोग शांत हो गए। अब ओवैसी जी है, देखना है कि कितने दिनों तक ये राम के ऊपर प्रश्न उठा के अपनी राजनीति करते हैं। मिश्रा जी, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रेस वार्ता की। राम मंदिर का भूमि पूजन जब हुआ उसके बाद ये प्रेस वार्ता की गई और उस प्रेस वार्ता में ये कहा गया कि आप लोग अपना दिल मत तोड़िए, वहां पर मस्जिद थी और रहेगी, ये हमारा विश्वास है। साथ ही ये बयान दिया गया है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये राजनीति के तहत किया जा रहा है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वक्त बदल जाएगा, वहां पर मस्जिद अब खड़ी हो जाएगी, मतलब क्या सोच कर चल रहे हैं? उनके दिमाग ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद हम कभी पावर में आएंगे या ऐसी कोई चीज होगी तो हम फिर से इस चीज को करेंगे। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता है कि ये एक संवैधानिक तरीके से सारा चीज किया गया है, जोर जबरदस्ती से नहीं किया गया है। कानून इसके लिए पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, वहां से डिसीजन आया। तो ऐसा कोई एंगल नहीं है जहां पे कि ये साबित किया जा सके कि लोकतांत्रिक मर्यादा तो यही है ना, सारे लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया गया, सारे लोकतांत्रिक प्रोसीजर से ही आगे वो बढ़ा गया है। अब अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वक्त हमेशा ये नहीं रहेगा,
तो मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन को इस चीज पे थोड़ा सा अपने जो है संज्ञान लेना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ऐसे लोग कुछ भी जो है उल्टी सीधी चीजें जो है फ्यूचर में या मौका परस्त टाइप के जो होते हैं कि मौका पाते ही वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये चीज एक ख्वाब है, और देखिए लोकतंत्र की खूबी ये भी है कि सबको ख्वाब देखने और ख्वाबों में जीने का अधिकार भी दिया गया है। तो जो ख्वाब देख रहे हैं उनको देखने दीजिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ और मैं आपसे ये समझना भी चाहती हूँ, ओवैसी लगातार 2 दिन से एक ही बात रट रहे हैं कि पीएम को वहां नहीं जाना चाहिए था। आज भी उन्होंने सेम बात कही है कि अपने पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं। वो किस नियम के तहत ये बात कह रहे हैं? अगर वो किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं, तो वो पद की गरिमा का उल्लंघन कैसे हुआ? देखिए, संविधान का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट जो समझता हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि संविधान में मूलभूत ये सुविधा और अधिकार दी गई है कि हर आदमी जो इस देश का नागरिक है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, फिर वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। इनके कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी पोस्ट पे है वो धर्म का मतलब धार्मिक आस्थाओं का जो है बिल्कुल भी प्रचार प्रसार ना करे, दिखावा ना करे। तो क्या ये पॉसिबल है? कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग जो है कुछ भी हो अपने अपने त्योहार को मनाते हैं, सरकारी नौकरियों में रहते हुए भी। एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूजा कर सकता है? यहाँ का एक आदमी अपने धर्म का पालन कर सकता है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जा सकता है, तो एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकता है? मुझे आप ये बताइए। किसी भी सम्मेलन में, कोई भी धार्मिक सम्मेलन हो, किसी भी चीज के लिए प्रधानमंत्री के बहुत सारे दायित्व होते हैं। वो केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, वो एक नागरिक भी है, वो एक लीडर भी है, अपने पार्टी के भी लीडर हैं, जनमानस के भी लीडर हैं। तो और पास में आप देखिए, पास में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जुमे की नमाज जब होती थी, ये रोजा खोलने के लिए रोजा इफ्तार की पार्टी में सारे नेता लोग जाएंगे, तो वहां पे जो है संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये जो है फालतू और फिजूल की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया है कि मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच के बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से एक्ट्रेस के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से बेझिझक मामले की जांच के तहत पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से केस में उनकी सहायता करेंगी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। अब सुशांत के जीजाजी ओपी सिंह ने वो चैट सार्वजनिक कर दी है जिसमें उन्होंने मुंबई के आईपीएस ऑफिसर परमजीत सिंह दहिया से सुशांत के बारे में बातचीत करने की बात कही थी। दोनों के बीच की इस अनौपचारिक बातचीत के कुछ टुकड़े उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किए। सुशांत के जीजा ने यह आरोप लगाया है कि सुशांत की जान खतरे में है। इस बारे में जानकारी होते हुए भी मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाट्सएप चैट अभी मीडिया में है, लीक हो चुके हैं। उन व्हाट्सएप चैट को लेके मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, रिटर्न कंप्लेंट के अलावा हम इसमें एक्शन नहीं ले सकते हैं। उनका ऐसा कहना था कि लड़की को या उसके एसोसिएट्स को अनऑफिशियली बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, डराया धमका जाए और ये मैटर रिजॉल्व किया जाए। ये पेटेंटली इलीगल था, हमने करने से साफ मना कर दिया और उन्हें बताया गया कि आप इमीडिएटली रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। वो रिटर्न कंप्लेंट कभी भी मेरे पास नहीं आई। फिर भी इसके बारे में आपने कुछ जांच की या फिर कोई पूछताछ की या फिर कोई? देखिए, क्लियर कट बताया गया था उसके बाद ही कि अगर ग्रेव बात है आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, हम लोग जांच करेंगे। वो रिटर्न कंप्लेंट मैं 1 महीना और डीसीपी बांद्रा था, कोई ईमेल या कंप्लेंट मेरे पास नहीं आया। फिर भी वो एक आईपीएस ऑफिसर है, आप भी एक आईपीएस ऑफिसर हो, दोनों सीनियर। देखिए, 25 फरवरी की एक चैट के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह बोला जा रहा है कि मिरांडा नामक व्यक्ति को किसी तरह एक दिन पुलिस कस्टडी में रखा जाए एंड ही इज गोइंग टू स्पिल द बीन्स। बिना रिटर्न कंप्लेंट के, बिना एफआईआर के, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है? दिस इज पेटेंटली इलीगल। आई रिफ्यूज टू डू दैट। फिर भी शायद तो सुशांत सिंह राजपूत मामले पर रिया चक्रवर्ती की याचिका पर पहली सुनवाई हो चुकी है और इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से एक्ट्रेस के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से बेझिझक मामले की जांच के तहत पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से केस में उनकी सहायता करेंगी। वहीं सुशांत
सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। अब सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने वो चैट सार्वजनिक कर दी है जिसमें उन्होंने मुंबई के आईपीएस ऑफिसर परमजीत सिंह दहिया से सुशांत के बारे में बातचीत करने की बात कही थी। दोनों के बीच की अनौपचारिक बातचीत के कुछ टुकड़े उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किए। सुशांत के जीजा ने यह आरोप लगाया है कि सुशांत की जान खतरे में है। इस बारे में जानकारी होते हुए भी मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि आज ये बड़ी खबर मानी जा रही है कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, यानी कि सुशांत केस में अब जांच सीबीआई करेगी। वहीं बात रिया चक्रवर्ती के वकील की करें तो उन्होंने इस फैसले को भी स्वीकार किया है। हालांकि शिवसेना की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई को जांच सौंपे जाने पर शिवसेना की तरफ से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। और अभी आज जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर, उस दौरान तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। वहीं ये जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से एक्ट्रेस के लिए प्रोटेक्शन की डिमांड की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से बेझिझक मामले की जांच के तहत पूछताछ कर सकती है। रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से केस में उनकी सहायता करेंगी, ये बात भी कही गई है। सीबीआई को सौंप दी गई है सुशांत केस की जांच। अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। वहीं हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को भी ये समय दिया है 3 दिन का कि 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को ये बताना होगा मुंबई पुलिस को अब तक की जांच में उन्होंने क्या कुछ किया। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन की जो डिमांड की जा रही थी उसे खारिज कर दिया है। दूसरी बात ये कि मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा गया और ये कहा गया है कि 3 दिन के अंदर बताएं आपने इस केस में क्या कुछ जांच पड़ताल की है। और बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।